तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक कहानी को सुनाने के लिए। कहानी ज़्यादा पुराना नहीं, बस पिछले हफ्ते की बात है, लेकिन खुलासा आज हुआ है। मतलब कल हुआ है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और बहुत सारे सोशल मीडिया में इस खबर को दिखाया जा रहा है, मीडिया में भी दिखाया जा रहा है और प्रिंट आर्टिकल में तो हज़ारों इस खबर को छापा गया है। नेशनल लेवल पे जो प्रिंट आर्टिकल है, क्योंकि ये रियल सच्ची घटना है, हमारी देश में हुआ है। घटना बड़ी ही दर्दनाक होता है, क्योंकि इस घटना में आज जो सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक शादीशुदा महिला अपने पति को मारना चाहती थी और प्लान करती है। मारने का पीछे का मोटिव वही था। उस महिला को किसी और से प्यार हो गया था शादी के 10 साल बाद, जबकि महिला एक बच्चों की माँ भी थी। बच्चे का उम्र 6 साल था। फिर भी वो महिला दूसरे मर्द के चक्कर में आता है और उसके साथ प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के बाद अपने ही पति को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लेती है और सामने वाला भी कहता है, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, मैं सब कुछ वो करूंगा जो तुम कहोगी। अब वो व्यक्ति खुद अपने हाथों से नहीं मारता, बल्कि ये पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतार रही थी और उसकी पल पल की जानकारी जो है अपने आशिक को दे रही थी, किस हिसाब से मारना है। आधा अधूरा जब वो व्यक्ति को मार डाला, तब वो उसका जान तभी भी नहीं निकला। तब वो फिर से पूछती है, जो ये तो मरा नहीं, अभी भी सांसें चल रहे, तो बताओ मैं क्या करूं। जो सामने वाला शख्स होता है, उसी के बगल में ही, मतलब थोड़ी दूर में उसका घर था। उस घर से वो उस महिला को टिप देती रही और कहते रहा, जो तुम एक काम करो, वैसा करो वैसा करो, अगर वो मर नहीं रहा तो हम लोग के लिए मुसीबत बन जाएगा, अगर वो जिंदा बच गया तो उसे हम लोग जिंदा नहीं छोड़ सकते और तुम्हें इस काम को करना ही होगा, क्योंकि तुमने आधा अधूरा ऐसे उसके जान को नहीं पक सकते हो। तब पत्नी जोश में आती है और आने के बाद जो कदम उठाती है, जो कोई भी सुन रहा है उनके तो पैर तले ज़मीन खिसक रहा है और हर कोई गुस्से में आग बबूला हो उठ रहा है। जो उस महिला को तो तत्काल में फांसी पे चढ़ा देना चाहिए या फिर लोगों के हवाले कर देना चाहिए, जिस व्यक्ति को मारा उसके परिवार वाले के हवाले कर देना चाहिए, ताकि उन लोग अपने बेटे का मौत का बदला उस महिला से ले सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। कानून तो कानूनी है, कानून के शिकंजे में वो आती है और आने के बाद जो खुलासा करती है, हर कोई दंग रह गया। आज मैं इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप पहली बार मेरा इस चैनल स्टोरी बाय रहमान पर इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और आप मेरे वीडियो देखते हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज भी इसी नाम से है। मेरा इंस्टा आईडी भी स्टोरी बाय रहमान से ही अवेलेबल है। आप चाहे तो कहीं भी पता कर सकते हो, कहीं भी मुझे ढूंढ सकते हो, या फिर गूगल में भी आप सर्च करोगे तो आप लोगों को मेरा वेबसाइट दिख जाएगा, मेरी साइट दिख जाएगा, चाहे यूट्यूब का चैनल दिखेगा या फिर इंस्टा फेसबुक पेज, सब कुछ दिखेगा। आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो खैर, चलते हैं कहानी के ऊपर। कहानी जो है दिल्ली का द्वारका इलाका है। द्वारका इलाका में 13 जुलाई और 14 जुलाई की रात की बात है ये। यानी 13 जुलाई की रात के मध्य रात जब 12 बज जाते हैं, तब 14 जुलाई लग जाते हैं। तो ये घटना जो है 14 जुलाई को हुई थी। 14 जुलाई को एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के द्वारका इलाका में अपने घर से थोड़ी दूर में एक घर खरीदा था। वो वहाँ पर अपने पत्नी और अपने बच्चे के साथ वहाँ पर रहते थे, जबकि उनके बाकी का परिवार का लोग जो है पास वाला गली में ही रहते थे। वहाँ पर भी माँ थी, भाई था, बहन थी, लेकिन घर में ज़्यादा लोग हो जाने की वजह से उसे दिक्कत होती थी और उनके पास अच्छा खासा पैसा था। उस व्यक्ति का नाम होता है करण देव। करण देव जो है, आज से करीब 10 साल पहले शादी हुई थी, यानी 2015 में उसका शादी हुई थी। और शादी जिस महिला के साथ हुई थी, जिस लड़की के साथ हुई थी, उस लड़की का नाम है सुष्मिता। सुष्मिता मूल तौर पर उत्तर प्रदेश का रहने वाली थी, लेकिन वो भी कामकाज के सिलसिले में वो दिल्ली आई हुई थी। दिल्ली में एक जगह पर जॉब करती थी और दिल्ली के उसी इलाका में रहती थी। फिर करण देव से उसकी मुलाकात हुई और होने के बाद दोनों में प्यार हुआ। प्यार जो है अब परवन चढ़ा। जब परवन चढ़ा, दोनों ने अपने अपने परिवार से बात किया। करण देव जो है नोएडा में एक कंपनी में काम करता था, अच्छा खासा सैलरी था, पढ़ा लिखा लड़का था।
तो लड़की के परिवार को जब बताया गया, एक लड़का है, लड़की द्वारा बताया गया जो मैं एक लड़का से प्यार करती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है और आप लोग मेरा शादी के बाद चला रहे हो, तो मैं चाहती हूँ जो आप लोग एक बार करणदीप से मिल लो, अच्छा खासा काम करता है। तो जब बेटी लाइक करती है और लड़का भी अच्छा खासा है, कोई बैकग्राउंड खराब नहीं था, परिवार भी अच्छा था, घर का बड़ा लड़का था, इस वजह से लड़की की जो सुष्मिता के परिवार उत्तर प्रदेश का, वो लोग भी मान जाते हैं और इन दोनों का शादी जो है 2015 में हो जाता है। अब 2015 में जब शादी हो जाती है, सुष्मिता काम छोड़ देती है। काम छोड़ने के बाद वो एक हाउस वाइफ का जो बखूबी वो निभा रही थी, लेकिन वहाँ पर उस घर में सास थी, ननद थी, देवर था और ये सुष्मिता आ गई थी। लेकिन कुछ समय जाने के बाद सुष्मिता एक बच्चे को भी जन्म देती है। अब धीरे धीरे वो बच्चे जो है अब 6 साल का हो गए, शादी को 10 साल हो गया। अब उस घर में लोग को बहुत ज़्यादा लोग हो जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत होती थी, इसीलिए करण देव जो है एक घर खरीदता है पास वाला गली में ही, उसी दिल्ली के दौर का इलाका में पास वाला गली में एक फ्लैट खरीदता है और पूरा परिवार के राजामंदी से खरीदता है, जो चलो ठीक है तुम फ्लैट ले लो, घर पैसा था उसके पास और तुम अपने बीवी बच्चों के साथ वहीं रहा करो। अब घर लेने के बाद वहाँ रहते थे। अब जहाँ पर रहते थे उसके 2-4 घर छोड़कर करण देव का एक चाचा का घर भी है। वो चाचा का घर में चाचा का एक लड़का भी है, नाम है राहुल। अब जब चाचा का लड़का करण देव यहाँ पर रहने आया पूरा परिवार के साथ, फैमिली के साथ, उसके 2-4 घर छोड़कर, तो राहुल अक्सर उस घर में जाता था जो अपने चचेरा भाई के पास, और भाई देवर भाभी का रिश्ता है सुष्मिता और राहुल के बीच में, इसीलिए दोनों में बातचीत होती थी। कोई रोक टोक तो था नहीं, देवर भाभी का रिश्ता है और एक घर का रिश्ता है, सगा चाचा का लड़का था राहुल। अब उसके बाद जो है सुष्मिता को लगा जो मुझे भी जॉब करना चाहिए, बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल में रहता, वो पूरा दिन घर पर रहती और करण देव जो है वो भी काम पर रहता, वो अकेला बोर होती थी। इसीलिए वो अपने पति से डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद पति भी कहा ठीक है, अगर कहीं तुम्हें नौकरी करना है, पहले से ही वो नौकरी करती थी, वो भी पढ़ी लिखी थी सुष्मिता, तो तुम कर लो, तुम्हें अगर तुम्हारा टाइम पास, तुम्हारा मन भी बहला रहेगा। तो सुष्मिता जो है एक जगह पर नौकरी पर लग जाती है। अब जब वो वहाँ पे नौकरी करने लगती, इसी बीच राहुल से भी उसका बातें होती थी, देवर भाभी का रिश्ता था, मोबाइल नंबर भी था और भी सोशल मीडिया में सब जुड़े हुए थे फैमिली वाले। यूँ दिन चलता गया, धीरे धीरे राहुल और सुष्मिता के बीच में प्यार पलने लगे, देवर भाभी के बीच में। अब जब प्यार पालने लगे, प्यार इन लोगों का भी अब परवन चढ़ा। परवन चढ़ने के पीछे करण देव है, क्योंकि करण देव का कुछ समय पहले से नाइट ड्यूटी हो गया जहाँ पर काम करते थे। पूरा दिन जो है सुष्मिता जॉब की वजह से वो बाहर रहती है अपने काम पे, तब करण देव घर पर रहते हैं। जब सुष्मिता आने का समय होता है तब करण देव को जो है जाने का वक्त होता है, इसीलिए करण देव काम पे चले जाते हैं और सुष्मिता तब घर आती है रात के वक्त। अब सुष्मिता भी अकेले हो जाती है और करण भी अकेला रहता था, तो इसी बीच सुष्मिता खुल मिलकर राहुल से बातें करती, राहुल से जैसे कि मैं कहा धीरे धीरे प्यार परवन चढ़ा। तो राहुल जो है मौके का फ़ायदा उठाकर, क्योंकि भाई तो रहता नहीं था, पूरा रात वो काम पर रहता, सुबह ही वापस आता, तो राहुल जो है अपने भाभी के साथ ज़्यादा टाइम बिताते और इसी टाइम बिताना, प्यार मोहब्बतें, बातें करना, हंस हंस के बातें करना, एक दूसरे को पसंद करना, ये सिलसिला अब थम जाते हैं और दोनों एक दूसरे का करीब आ जाता है। इतने करीब आ जाता है कि दोनों में वो सारे मर्यादा को पार करते हुए दोनों के बीच में अवैध संबंध का शुरुआत हो जाती है, सुष्मिता और राहुल के बीच में। जब अवैध संबंध का शुरुआत हो जाती है, अब ये भी चलने लगा। लेकिन जब 2 साल हो जाता है, 2023 में शुरुआत हुई थी और 2025 आ जाता है, 2025 आते आते अब इन दोनों को लगा कब तक ऐसे छुप छुपा के मिलेंगे, हम दोनों को अब एक हो जाना चाहिए। लेकिन कैसे, जब करण देव रहते हुए सुष्मिता राहुल का कैसे हो सकती है। दोनों ने इधर उधर के सोचा चलो भाग जाते हैं, लेकिन फिर सुष्मिता के अगर भाग भी जाएंगे तो बदनामी होगी, जो पति रहते हुए भी बच्चे को छोड़कर और उसी के भाई के साथ चली गई, बड़ी बदनामी होगी, हम लोगों का भी होगा और परिवार का भी होगा। तो क्यों ना ऐसा करते हैं
तुम्हारे भाई करण देव को मौत के घाट उतार देते हैं। और ऐसे ही हमारे देश में कुछ दिनों से ये सब सिलसिला चल रहा है। शायद सुष्मिता को भी लगा था जो हम लोग भी ऐसे कांड को कर देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सुष्मिता गलत थी। सुष्मिता को शायद पता होना चाहिए, जो जितने भी केसेस आया है सामने न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, सबकी पत्नी पकड़ी जा चुकी है और जितने भी चाल चली थी सारे चाल जो है पुलिस के सामने आ जाती है। तो सुष्मिता राहुल को ये बात प्लान बताती है, जो देखो इसमें दो फायदा है, एक तो बदनामी नहीं होगी और दूसरा जो करण, जो मेरा पति का धन दौलत है, उसके जो भी प्रॉपर्टी है, ये जो फ्लैट लिया है सब उन्हीं के नाम पर है, सब मेरा हो जाएगा। और उसके कुछ समय जाने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी, मैं विधवा बन जाऊँगी, और अगर तुम विधवा से शादी कर लोगे इसमें तुम्हारा भी नाम हमारा भी नाम, किसी को भनक तक नहीं लगेगा। प्लान बड़ा अच्छा था। राहुल भी इस प्लान में शामिल हो जाता है, जो भाभी वाकई तुम तो जीनियस हो, चलो ठीक है ऐसे ही करते हैं। प्लान तैयार हो जाता है करण देव को मारने के लिए। यहाँ पत्नी और भाई दोनों मिलकर प्लान कर लेते हैं। पत्नी अपने पति को मारना के लिए प्लान करती है और भाई अपने बड़े चचेरा भाई को मारने के लिए, दोनों साथ मिलकर प्लान कर लेते हैं। और प्लान को कामयाब करने के लिए ये लोग एक दिन भी चुनता है। दिन चुनता है सैटरडे नाइट, 13 जुलाई और 14 जुलाई के रात के दरमियान इस काम को अंजाम देना था। मारना कैसा था? मारना था करण देव को इतना नींद की गोली ओवरडोज दिया जाएगा ताकि उसके हार्ट फेल हो जाए, यानी हार्ट अटैक हो जाए और उसकी मौत हो जाए। फिर आसानी से कोई बता ही नहीं सकता जो किस वजह से मौत हुआ, अटैक आया मौत हो गया, तो कोई पकड़ा नहीं जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्लान हो जाती है और प्लान के मुताबिक राहुल जो है बहुत सारे नींद की गोली जो है सुष्मिता को लाकर दे देता है समय से पहले। सुष्मिता उस गोली को पीसती है, पीसने के बाद करण देव को खाने में मिला देते। करण देव हर रात को वो दही ज़रूर खाते थे, अब दही में मिला देते हैं और कुछ सब्जियों में भी मिलाते हैं, लेकिन करण देव उस दिन 13 तारीख और 14 तारीख की रात को दही नहीं खाते, बल्कि बाकी सब्जियां वगैरह, रोटी वगैरह जो भी करण देव के लिए वो पकवाई थी सुनीता, सब में वो नींद की गोली मिलाए थे। दही में सबसे ज़्यादा मिलाए थे, लेकिन दही उस दिन करण देव नहीं खाती, जिसके चलते वो गोली का असर तो हुआ है बाकी खानों में, लेकिन उतना असर नहीं हुआ जिससे उसे हार्ट फेल हो सके। अब वो खाना खाने के बाद उसको गहरी नींद आया और गहरी नींद में सो जाता है। उसके बाद सुष्मिता कुछ समय तक इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद अब अपने पति के पास जाती है और जाने के बाद चेक करती है जो मरा कि नहीं। पहले तो आवाज़ लगाती है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तब उसको थोड़ा हिला कर देखती है, तो भी नहीं रिस्पॉन्स कर रहे। आखिर में उसके नाक के पास अपना उंगली ले जाते हैं और देखते हैं कि सांसें चल रही कि नहीं। तो देखता है कि सांसें चल रहे और पेट भी जैसे सांस लेते टाइम ऊपर नीचे होते हैं, वैसा हो रहा था। सुष्मिता थोड़ा परेशान हुई। सुष्मिता इस बात को अपने आशिक राहुल को बताती है। कैसे बताती है? वो इंस्टा में चैट करती है, इंस्टा में चैट करके बताती है, जो देखो मैंने तो काम तो कर दिया, गोली खिला दिया, लेकिन करण अभी तक मरा नहीं। राहुल कहता है तुमने कितना गोली मिलाए थे? तो इसमें सुष्मिता कहते हैं जितने तुमने गोली ला कर दिया, करीब 15 गोली ला कर दिया, तो 15 का 15 गोली पीस कर खाने में मिला दिया और सबसे ज़्यादा दही में मिलाया था, और दही वो उस दिन नहीं खाया था। तो राहुल कहता है तो इतना गोली का डोज ओवरडोज दे दिया तो उसको तो मर जाना चाहिए, लेकिन तुम चेक करो ज़रा। तभी सुष्मिता चेक करती है कि वो दही नहीं खाया था, बाकी सब खाना खाया था। ये बात भी वो चैट पे बताती है, अरे वो तो दही खाया नहीं, बाकी तो सब खा गया। तो इसमें राहुल कहता है एक काम करो, अगर वो कोई सांस ले रहा है कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसको तुम दही को पानी में घोलो और घोलने के बाद उसको पानी पिलाओ, वो उस दवा का असर जो है पानी के जरिए उसके पेट में चले जाएगा। सुष्मिता वही करती है। सुष्मिता दही को लेती है, पानी में मिलाते हैं और मिलाने के बाद करण देव जो एकदम होश में नहीं था, उसको गोली का असर तो हुआ था लेकिन जान नहीं गया था। अब ये दोनों जान लेना चाहता था। अब वो पानी पिलाने की कोशिश करते, लेकिन पानी अंदर नहीं जा रहा है, बल्कि उसका मुंह खोलने में मुश्किल हो रहा था, बड़ी दिक्कत हो रही थी। इस बात को सुष्मिता अपने आशिक राहुल को, जो 2-4 घर छोड़कर ही रह रहा था, उसको बताते जो ऐसा ऐसा है, मुंह खुल नहीं रहा, एक काम करो तुम आ जाओ मदद के लिए। राहुल कहता है नहीं, मुसीबत हो जाएगा, अगर किसी ने देख लिया। रात के वक्त करीब 3-4 बजे ये सब हो रहा था,
जो इतनी रात को अगर किसी के भी नज़र पड़ा आते हुए तो उसके बाद बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा और हम दोनों आसानी से पकड़े जाएंगे। तो मैं नहीं आ सकता हूँ, तुम्हें ही इस काम को करना पड़ेगा। अब सुष्मिता के लिए चैलेंज है और वहाँ राहुल और चिढ़ा रहा था, जो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, अगर वो बच गया तो हम दोनों नहीं बचेंगे। सुष्मिता जोश में आती है और उसका मुंह को दबाकर वो पानी, जो दही वाला पानी है, करण देव को मुंह में ढकल देता है, यानी वो सारे पानी जो है उसके पेट के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी ही देर में ये सारी बातें हो रही थी, जो सब पानी मैंने उसको पिला दिया, लेकिन अभी भी उसका सांसें चल रहा है। दोनों बातें करते करते 4:30-5 बज जाता है सुबह के। 14 जुलाई की बात है, संडे लग गया था। तो उसके बाद करण कहता है, बल्कि राहुल कहता है, जो देखो भैया का क्या हाल है। सुष्मिता चैट करते हुए अपने पति के पास जाती है और देखती है, उसको हिलाते डुलाते, कुछ रिस्पॉन्स नहीं, पहले से ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, लेकिन सांसें चल रहे थे। अब सुष्मिता और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, राहुल को बताते जो अब क्या करें, अब तो गोली भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ मैंने कर डाला। तो राहुल कहता है एक काम करो, मौत तो उसको देना ही है, तो तुम्हारे पास कोई वायर है जो इलेक्ट्रिक वायर होता है? तो सुष्मिता कहते हैं हाँ घर पर होगी, ड्रॉ में रखा है। तो उसमें क्या करना है? राहुल कहता है उसको छीलो, छीलने के बाद और जो वायर में टेप लगाते हैं प्लास्टिक वाले, छीलने के बाद तुम भैया के शरीर में अलग अलग जगह में जहाँ जहाँ छीलते हो उसको टच करके वहाँ पे टेप लगाओ, और बाद में वो दोनों जो वायर है वो फ्लैग में लगाओ, और लगाने के बाद उसका स्विच ऑन कर दो, यानी बटन चालू कर दो, और सॉफ्ट लगाओ, यानी करंट का झटका लगाओ, इलेक्ट्रिक शॉक दो, और उसके बाद वो मर जाएगा। सुष्मिता ऐसे ही करती है, केबल जुगाड़ करती है, जहाँ पर रखे थे घर के अंदर थे वो घर निकालती है, जगह जगह पर उसको छीलती है, छीलने के बाद अपने पति के शरीर पे वहाँ पर टच करते हैं, जहाँ पे छीलते हैं वहाँ पे टच करते हैं, हाथ के उंगली पर लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, चेस्ट पर लगाते हैं, कई सारे जगह पे लगाते हैं और वहाँ पे टेप लगाते हैं। क्योंकि करण देव जो है उस टाइम एकदम मरने की हालत में था, उसको कोई ताकत नहीं था शरीर के अंदर, क्योंकि बहुत सारे गोली का ओवरडोज उसे दिया गया था, बस सांसें चल रहा था। उसके बाद सब कुछ करने के बाद अब जैसा कि राहुल ने बताया वैसे ही करती है सुष्मिता। उस 2 केबल को ले जाकर जो फ्लैग होता है उसमें लगाते हैं, और लगाने के बाद उसका स्विच ऑन कर देते हैं। एक झटके में ही करण देव जो है उछालते हैं और उसके दम निकल जाते हैं। ये बात भी वो मैसेज के ज़रिए उस पर बताते हैं। सब कुछ इंस्टाग्राम मैसेज पे हो रहा था, चैटिंग पे हो रहा था। उसके बाद राहुल कहता है जो ठीक है उसको निकालो, निकालने के बाद केबल हटाओ और अब चेक करो। सब कुछ करने के बाद जब सुष्मिता चेक करते करण देव को, तब उसके सांसें बंद हो गया था। थोड़ा टाइम इंतज़ार करते, दोनों बातें करता है, बातें करने के बाद वीडियो कॉल भी होती है, उसको दिखाते हैं जो देखो इस हालत में पड़ा हुआ है, सांसें नहीं चल रहा है। ऑडियो कॉल होती है, मैसेज के ज़रिए जो बातें हो रही थी, उसके बाद बीच में वीडियो कॉल भी होती है और ऑडियो कॉल भी होती है, और सारे कॉल डिटेल भी सामने आता है। सब कुछ होने के बाद अब मेन नाटक करना था सुष्मिता को। 5 बजता है, 5 साढ़े 5 बजता है, सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद सुष्मिता जो है अपने बाल को एकदम जैसे सोते हुए जैसे औरतें का बाल हो जाता है ना, उलझ जाते हैं, वैसे ही अपने बाल को बिखर लेते हैं, और बिखरने के बाद दौड़ते हुए पास की गली में जाती है, जहाँ पर उसके ससुराल थी, जहाँ पर वो पहले रहा करती थी अपने पति और बच्चे के साथ, जहाँ पर ऑलरेडी उसके सास, उसके ननद और उसके एक देवर कुणाल वहाँ पर रह रहा था। वहाँ पर जाती है, सुबह सुबह रोते हुए जाती है। कुणाल पूछते भाभी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो इसमें सुष्मिता कहती है तुम्हारे भैया को न जाने क्या हो गया, मैं हिला रहे हूँ, वो हिल नहीं रहे और कुछ बातें नहीं कर रहे, चलो ज़रा जल्दी से चलो, मुझे तो डर है उसे कुछ हो ना गया। जैसे ये बात सुष्मिता कहती है, सास, ननद और देवर तीनों उसी हालत में, जिस हालत में वो लोग घर पर थे, नंगे पैर भाग कर अपने भैया के घर पे जाते हैं और करण देव को चेक करता है। सुबह सुबह की बात थी, जब चेक करता है उन लोगों भी लगा हाँ भैया को कुछ हो गया, फौरन चीख पुकार मच जाता है, लोग भी आते हैं और लोगों के सहारे से करण देव को उठाने के बाद नज़दीकी अस्पताल ले जाता है। जब अस्पताल ले जाया जाता है, यहाँ पत्नी का रो रो के बुरा हाल, सुष्मिता के भी एकदम बदहवास भागी थी अस्पताल, सारे लोग गए थे, यहाँ से राहुल भी गया हुआ था जो 2-4 घर छोड़ कर रह रहा था, चचेरा भाई आके
वो भी गया, लेकिन डॉक्टर जब चेक करता है, डॉक्टर साफ-साफ कह देता है, जो करण देव अब इस दुनिया में नहीं रहा। 37 साल का एक व्यक्ति का मौत हो गया। परिवार तो दहाड़े मार के रोने लगता, और सबसे ज़्यादा दहाड़े जो सुष्मिता मार रही थी। फिर क्या? अब एक मौत है, सब लोग को लगा नेचुरल मौत है, हार्ट अटैक आया और मौत हो गया। यही मानकर चल रहा था, लेकिन तभी डॉक्टर को थोड़ा-सा शक हुआ। शक इस वजह से हुआ क्योंकि करण देव के शरीर में जहाँ जहाँ पर टेप चिपकाया गया था, वहाँ पर डॉक्टर का हाथ पड़ा, तो लोगों को थोड़ा जैसा लिक्विड जैसा चिपक रहा था। उन लोगों को थोड़ा ऐसा डाउट हुआ अलग-अलग जगह में, भई टेप चिपकाने की वजह से थोड़ा गम जैसा था। लग रहा था डॉक्टर को। डॉक्टर ने एक जब डॉक्टर को शक हुआ, डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन कर देते, जो ऐसा-ऐसा मामला है, आप लोग आकर देख लीजिए। पुलिस जैसे आते हैं, बॉडी को कब्ज़े में लेता है, लेकिन परिवार वाले हंगामा करते हैं। डॉक्टर के ऊपर भी टूट पड़ते, आप लोगों को किसने कहा पुलिस को खबर देने का। अब पुलिस आती है, कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए कह देते हैं, लेकिन परिवार वाले अड़ जाते हैं, जो नहीं, हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। खास करके सुष्मिता और राहुल, जो नहीं, भैया की जब मौत हो गई, आप क्या पोस्टमार्टम कराना, भाई आगे बॉडी को चीर फाड़ करेंगे, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सा को निकालेंगे, हम लोग पोस्टमार्टम करने नहीं देंगे। बस एक कुदरती मौत है, नेचुरल मौत है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। भैया की ज़िंदगी इतना ही था। सुष्मिता भी विरोध कर रहे थे, घर के और करीबी लोग दो एक विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले किसी का नहीं मानते, किसी का नहीं सुनता, क्योंकि डॉक्टर ने सच जताया था। इसीलिए पुलिस वाला उस करण देव का बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज देता, वहाँ पर पोस्टमार्टम होते हैं। अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आता है, लेकिन उससे पहले ही जो है करण देव का बॉडी को परिवार के हवाले कर देते हैं। ये 14 नवंबर शाम के वक्त है, यानी संडे को, रविवार के शाम के वक्त करण के बॉडी, जब करण देव का बॉडी परिवार वाले लेकर आते हैं और उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। अब अंतिम संस्कार में सारे लोग आया था, जो भी रिश्तेदार जहाँ पर भी था, सारे लोग जमा हुआ था, अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, और सब एक एक करके घर वापस गया। राहुल जो है अपने घर नहीं जाता, बल्कि राहुल अपने चाचे का भाई कुणाल और जो चाची है उसके घर में चले जाते हैं। राहुल यानी करण देव का पुराना घर, जहाँ पर उसके माँ, उसके भाई, उसकी बहन रहते थे, वहाँ पर राहुल चले जाते हैं। और चला जाने के बाद अब जब शमशान घाट से लौटा, एक रीति रिवाज के तहत सबको नहाना पड़ता है। अंतिम संस्कार जो जो शामिल हुआ था, सबको नहाना पड़ता है, पाक साफ होना पड़ता है, गंगा जल अपने शरीर पर छिड़कना पड़ता है, वो सब कुछ करता है। और कुणाल के घर में राहुल देव गया था, तो राहुल देव भी नहाने के लिए कुणाल के घर में ही चले जाते हैं। इसी बीच जो है कुणाल देव के पास, जो राहुल के पास मोबाइल था, पर्स वगैरह था, वो सब बाहर निकाल कर टेबल पर रखता है, जहाँ पर कुणाल बैठा हुआ था। भाई के शोक में था, भाई की मौत हो गया, भाभी विधवा हो गया, उसके बच्चे, उसके भतीजी जो अनाथ हो गया, वही सब सोच रहे थे, दुखों का घड़ी था। अब राहुल अपने सारे पार्ट्स मोबाइल निकाल कर वो नहाने चले जाते कुणाल के ही बाथरूम में नहाने जाते। तभी जो है उस राहुल के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन बेल आती है, नोटिफिकेशन बजती है, और इंस्टा में एक मैसेज आता है। इंस्टा में मैसेज जैसे ही टोन बजती है, तो कुणाल की नज़र मोबाइल पर पड़ा, तो देखा कि मोबाइल तो अनलॉक है। ऊपर से स्क्रॉल किया और देखा कि इंस्टा में मैसेज, और इंस्टा में मैसेज करने वाला कोई और नहीं था, बल्कि उसी का भाभी सुष्मिता थी। सुष्मिता का प्रोफाइल से मैसेज आया, सामने से दिखता है ना, जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो किसका क्या आया नोटिफिकेशन में बताता है, उसका प्रोफाइल के साथ। कुणाल को आश्चर्य लगा, जो भैया के अभी अभी अंतिम संस्कार करके आया हूँ, और भाभी राहुल को इंस्टा पे मैसेज कर रहे, तो उसको थोड़ा शक हुआ। उस मैसेज पे वो क्लिक कर दिया। अब मोबाइल अनलॉक था, नोटिफिकेशन में जैसे ही क्लिक किया, सीधा इंस्टा के मैसेज बॉक्स में लेकर जाते हैं, जिस प्रोफाइल से वो मैसेज आई थी। चैटिंग में जाते हैं, और एक चैट सामने ओपन होती है, वही चैट जो कुछ घंटा पहले हो रहा था, सैटरडे और संडे नाइट के दरमियान, या 13-14 जुलाई की रात के दरमियान, वो पूरी चैट कुणाल के सामने आ जाता है। राहुल जो है उस टाइम मोहरी में था, नहा रहा था, बाथरूम में था, नहा रहा था, वो उसे कुछ पता भी नहीं। पूरी मैसेज को पढ़ने के बाद फौरन जो है कुणाल अपने माँ और अपने बहन को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। यहाँ राहुल को कुछ नहीं बताते। वो पहुंचने के बाद पुलिस वाले को बताते हैं, जो मेरे भैया के मर्डर हुआ है, और मर्डर करने वाला उसका पत्नी सुष्मिता और मेरा चचेरा भाई राहुल है। पुलिस ने पहले उन लोग से पूछा, आप लोग किस दबाव पर कह रहे हो ये सब बातें, तो मैसेज दिखाते हैं।
तो पुलिस वाला ज़्यादा सीरियस नहीं होता। जो एक मैसेज है, सोशल मीडिया का मैसेज है, मैसेज तो पढ़ता है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं देखिए पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम लोग मामला दर्ज करेंगे। मामला दर्ज नहीं होता। यहाँ परिवार वाले परेशान। एक नौजवान बेटे को अभी अभी अंतिम संस्कार करके आया और जिसका मौत के घाट उतारा उसकी पत्नी और उसका चचेरा भाई। इन दोनों का इस चैट से साफ साफ जाहिर हो रहा है जो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ है। पुलिस वाला फिर भी रिपोर्ट नहीं करते। वो लोग जो है डीसीपी के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद चैट बताते हैं, देखते हैं, लेकिन तभी भी पुलिस वाले जो है सीरियस नहीं होता है। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम के जैसी रिपोर्ट आती है उसमें साफ साफ पुलिस वाले को पता चलता है हाँ उस व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था और उससे पहले खाने में जो है उसको ओवरडोज दिया गया था। नींद की गोली बहुत सारे खिलाया गया था। पुलिस वाले को जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है पुलिस वाला कार्रवाई करने का सोचता है, लेकिन उससे पहले घर वाले जो है, जब उन लोगों को लगा पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज नहीं करता और भाई के इस तरीके से जान लिया गया, तो इन लोगों ने सोचा, जो उसकी पत्नी को और राहुल को तो कुछ नहीं पता। अब पत्नी को वो लोग के यहाँ चुपचाप तरीके से पत्नी सुष्मिता को अपने घर लेकर जाता है, जिस घर में 4-5 लोग रहता है। कुणाल रहता है, उसके सास रहती है और उसके ननद रहती है, और सुष्मिता को लेकर जाते हैं और बिठाते हैं पालन पर, बिठा कर अब उनके पास चुपचाप तरीके से बैठते हैं और मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद आप उससे पूछा जाता है सुष्मिता से। कुणाल पूछता है भाभी आप सिर्फ इतना बता दो, आपने मेरे भैया का जान क्यों लिया? जैसे ये बात कुणाल कहता है सुष्मिता के तो पैर तले जमीन खिसक जाता है। सुष्मिता के चेहरा एकदम से उतर जाता है। वैसे तो नाटक कर रही थी, पति का गम में वो दिखा रही थी जो बहुत उदास है, लेकिन जैसे ये बात करता है कुणाल, उसके तो हवाइयाँ उड़ जाती है। उसके बाद सास भी कई सारे सवाल करती है, तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? बहुत सारे सवाल किया जाता है और इसका जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा खूब वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को वो वीडियो में आखिर में छोड़ के जाऊंगा, इसी वीडियो में आखिर में छोड़ के जाऊंगा। आप लोग देखिएगा किस तरीके से उसे सवाल जवाब करता है और आखिरकार सुष्मिता मान जाती है जो हाँ मैंने ही अपने पति को मौत के घाट उतारा और राहुल की मदद से। क्यों मारा, कैसे मारा, वो पूरी बात बता देती है। बताने के बाद वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। कई सारे लोग उसे कोसने लगते, जो तुम्हें अगर वो पसंद नहीं था, तुम्हें मारते थे पीटते थे जैसे कि सुष्मिता कह रही थी, तो तुम अलग हो सकते थे, छोड़ मारने की क्या ज़रूरत था? तब सुष्मिता बताती है क्योंकि सुष्मिता को प्लान था जो मार देंगे, विधवा बन जाऊंगी, फिर उसके बाद राहुल से शादी कर लूँगी और उसकी सारी प्रॉपर्टी का मालकिन मैं बन जाऊंगी। इस प्रॉपर्टी के चक्कर में, प्रॉपर्टी के लालच में उसने अपने पति को मौत के घाट उतारा। वाकई यकीन करना मुश्किल हो रहा था, जो कोई पत्नी अपने पति को इस तरीके से भी मार सकती है। वो वीडियो में आप लोगों को आखिर में छोड़ के जाऊंगा। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा बाप नहीं। अच्छा मैं तो नहीं बता सकते, वही तो अच्छा राहुल इसलिए नहीं मैंने स्पेशली फोन करके नहीं बताया उसकी खिलाफ। मैंने कभी ऐसा कुछ स्पेशली फोन करके नहीं बताया करण के लिए कि ऐसा हुआ या वैसा हुआ, उसने ऐसा करा। जैसे कभी मैं उसको बोलती थी लेने आ जाओ, लेट हो गए, बट उस समय कोई बात चल पड़ी तो चल पड़ी, बस वैसे कुछ स्पेशली नहीं बता। सुष्मिता देखो तुमने कबूल कर लिया सब कुछ, अब मान लो। अब कार्रवाई उसके ऊपर होगी, राहुल के ऊपर होगी। क्या बोल राहुल में जरूरी है ये चीज, ये जरूरी है। कुछ नहीं होगा राहुल को, ये मेरे पास ही है। नहीं पागल है क्या, क्यों कर रहा है? कोई रीजन होगा। क्या रीजन? अरे ओ आपको बोला ना चुप, आगे बातें नहीं चलेगी, चुप। अब पूरी चीज हमें बताओ, हुआ क्या क्या था, क्योंकि 70% हमें पता है, बाकी तुम्हें पता है। अभी दिक्कत आपकी है, अभी वो नीचे रिश्तेदार मेरा बैठे दुकान पे, अभी उससे भी बात मुझे करनी है। अभी बहुत तमाशे हो जाएंगे, आप बता दो, राहुल को बता दो क्या वो क्यों करा, ये रीजन चाहिए क्यों करा है।
बहकावा तो बहकावा ही होता है, उस समय इसलिए लग जाता है। देखो आप ये राहुल का नाम ले रही है, मैं चाचा को दिखाऊंगा ना, तो मैं बच्चा मेरे साथ चिपका रहता है और क्या बोलूं। तो राहुल इसकी हेल्प करता था, फिर वैसे ही मुझे फोन करता तो मैंने बोला कि राहुल जॉइन राहुल को पसंद नहीं करता, कोई दिक्कत जो राहुल को पसंद नहीं करता वो दीदी तुम इतना राहुल से क्यों बात करती हो, जब एक बार पसंद गया था तो उसको क्यों लेकर आई। 10 साल से तुम्हारी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही, आपको क्या मिला? बिल्कुल ठीक था, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, किसी का इंटरफेयर नहीं है तुम में, तुम दोनों में किसी का भी इंटरफेयर नहीं है। वो उन्हें भी नहीं देता था, इसलिए हम मना कर रहे हैं पोस्टमार्टम में। स्लीपिंग पे किसने दी? कौन ला के दे रहा था? कब से दे रहे थे? अभी एक ही बार में राहुल ने बोला था। शॉर्ट किसने दिया था? देखो इतना हो गया। राहुल ने एक इलेक्ट्रिक शॉट किसने दिया था? आपने बोल जितना करे तो ये भी बोल दो ना। राहुल आया तो लाई बजे फोन का लोग ओपन करो, आप घर जाओगे, स्पीकर करंट का बैग वॉलेट आप ही छुआ, क्या जरूरत पड़ेगी? कभी ना सोचा उस बच्चे का एक बार भी अगर तुम्हारे मन में आ जाता ना मेरा बच्चा क्या बनेगा उसका छोटे का, कभी नहीं करती तुम। किस वजह से बना? वो तो लालची है पैसों का, तो लालच का कोई पैसों का कुछ उसको यही तो दिखाई दिया होगा करण के पास पैसा है। पैसा करते रहते हैं। करण जो कमाता है वो पैसा करेगा, जो जिसने धक्के खाए हैं, गरीबी देखी है, वो पैसा आंटी ने भी धक्के माना, ठीक है, मेरे से भी पैसा लेके, अपने पास से भी पैसा लेके क्या ही करता था। मान लिया। अब रुको, मेरी बात का जवाब दो, रुक, ठीक है। पैसे वो करता था, सेव करता था। मैं अब गलत बात बोलने वाला हूँ, करता था, कोई लड़की रखी थी उसने, अय्याश था वो, दारू पीता था, स्मैक पीता, नशा करता था, एकदम सीधा आदमी था। क्यों करता था? तुम्हारे लिए सेव करता था वो, आने वाले टाइम पे। मेरे लिए, मेरे से ही लेके सेव करेगा, मेरे पे एक आसानी से। ठीक है, माना। किसके पास रहेंगे? तुम्हारे पास। लास्ट में किसके पास रहेंगे? ये जाने की हद देखो, एक कम टूट जाता था, वो भी कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, बोलते रहना, पूरा दिन बोलते रहना। जिस आदमी ने मेहनत करके पैसा कमाया ना, 1 रुपया भी उसके लिए की, इसने भी की है, मानता हूँ, इसकी भी बात मानता हूँ, ये भी ठीक है, बात से ही जॉब पे लगी, पापा चले गए, मैं मानता हूँ ये बात, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। मेरी एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे अभी जो पता है, जब से उन्होंने घर लिया है, कारण सिर्फ और सिर्फ लोन करता है, बाकी पूरा सारा खर्चा एक फोन उसके बाद गालियाँ देता है, गालियाँ देता है, हम मियाँ बीवी देते हैं, ये भी वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, वो तो जॉब करती है, वो तब भी बोलती है। बराबर कंधे से कंधा मिला के वो नॉर्मल है। जो हस्बैंड है वो करेगा ही करेगा, मैं भी करता हूँ, मैं भी जॉब नहीं करती जी। मैं अब फिर भी उसको गालियाँ देता हूँ। अब कहाँ जाएगी वो? भाग जाएगी घर से। आप ये सोचो, जो घर का खर्चा चलाती है उसको कैसे गालियाँ देगा, तो उसको गुस्सा आएगा ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्यों करता था, मैं ये बोल रही हूँ, फिर उसका माइंडसेट देखो कि वो उसने जब ये सोच बताया कभी वो ये सोच रही है कि मैं इतना कर रही हूँ, मैं इतना खर्चा कर रही हूँ, उसके बाद ही मुझे करता है, इसीलिए वो माइंडसेट हो गया। इसको ये तो सोचना चाहिए था, मैं घर चला रही हूँ, वो मेरा घर तो बना रहा है। तो वो तो मम्मी मारती है ना, यहाँ पे तो वो मुझे मार देता था। बोल जाओ राहुल ने वो आदमी दिखाता है सबको, मैं ठीक हूँ, सब ठीक राजी है। हो गई, हाँ। इसलिए बस Circumstances वो होते बताते हैं ना, सिचुएशन होते हैं ना, क्योंकि मैं दिल दिल बताती करके थी कि मम्मी देखो ऐसे ऐसे दिल दिल तो आपने जब मुझसे दुख करती थी ना, मम्मी को भी पता ही है। आंटी करवा चौथ एक वाले माँ अपनी मम्मी एक दिन पहले जो आपने मुझे मारा था, आप लोगों को पता मैंने मम्मी को तो सबसे देख, पहले आप इनसे बात क्यों नहीं करते थे? इनसे बात करो, ये तो पास है, आओ उनको बताओ। बंदे को मार दो, देखो झगड़े हर रिलेशन में होते सही हैं। है, डिवोर्स दे देते, डिवोर्स दे दो। हाँ बिल्कुल, अलग कर दो। एक मिनट कि मम्मी हमारी नहीं निपटी, मैं डिवोर्स चाहती हूँ,
पति का ख्याल नहीं आया, किससे का, बच्चे का भी नहीं आया। बच्चे का तो मेन है, बच्चे का उसको तो समझ भी नहीं है बच्चे को क्या हो रहा है, उसके लिए तो मजाक चल रहा है। बच्चे का भी ध्यान नहीं आया। एक मिनट रुको, चुप रहोगे, किसी का ध्यान नहीं, अपनी माँ का नहीं आया, ये मैं किसी का नहीं ये आया।